बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 एक रोज़ा बैनुल अक़वामी मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ का तीसरा और आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच कल खेला जाएगा, जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 3 बजे शुरू होगा। सीरीज़ के इब्तिदाई दोनों मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त हुई। नेपियर के मैच में 73 रन से और हैमिल्टन के मैच में 84 रन से शिकस्त हुई। लेकिन पाकिस्तान के लिए एक थोड़ी बेहतर खबर यह है कि 2 दिन से मुसलसल बारिश हो रही है माउंट मौंगानुई में, और आज भी तेज़ बारिश हुई, जिसकी वजह से आउटफील्ड बहुत गीली थी और इस बात का बहुत कम इम्कान है कि मैच मुकर्ररा वक्त पर शुरू या टॉस भी हो सके। लेकिन अब देखते हैं कि किस तरीके से ग्राउंड को खुश्क किया जाता है, और कल भी 70% बारिश की पेशगोई की गई है। तो ऐसी सूरत हाल में फिर पाकिस्तान कम अज़ कम ये होगा कि पाकिस्तान उस 3-0 की हजीमत से बचने में कामयाब हो सकता है कि जो न्यूजीलैंड की टीम फेवरेट है। हालांकि कल के मैच में भी उनके मार्क चैपमैन, जो उनके बैट्समैन हैं जिन्होंने 132 रन की बड़ी यादगार इनिंग्स खेली थी नेपियर के मैच में, कल के मैच में भी वो अवेलेबल नहीं होंगे। और पाकिस्तानी टीम के जानिब से ये जो इत्तलात आई हैं वो ये कि हारिस रऊफ़ कि जिनके सर पर एक विल रॉक की गेंद लगी थी, उनका जो है वो स्कैन वगैरह कराया गया है, लेकिन कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। कहा यह जा रहा है कि हारिस रऊफ़ को आराम कराया जाएगा क्योंकि 11 अप्रैल से PSL शुरू हो रही है। और इसी तरीके से नसीम शाह की फिटनेस के हवाले से भी एक क्वेश्चन मार्क था। उनको दूसरे वनडे में नहीं खिलाया गया, उनकी कमर की तकलीफ थी, लेकिन वो बैटिंग करने के लिए कंकशन रिप्लेसमेंट के तौर पर आए हारिस रऊफ़ की जगह, और उन्होंने 51 रन स्कोर करके पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर बैट्समैनों को ये बताया कि किस तरीके से बैटिंग की जाती है। तो नसीम शाह के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनका जो स्कैन की जो रिपोर्ट आएगी MRI की, उसके बाद ही कोई फैसला होगा कि उनको खिलाया जाता है नहीं। लेकिन असल सवाल ये कि मैच मुकर्रर वक्त पर शुरू होता है या नहीं होता है, इस पर हम बात करेंगे। और भी बहुत सारे मामलात हैं। ICC का जो विमेन वर्ल्ड कप है उसके क्वालिफाइंग राउंड्स आज से लाहौर में शुरू हुए। उसके अलावा मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मुंतखब हो गए। उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा कि जो अब एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जो कि सितंबर में होना है, और एशिया कप में की मेज़बानी पहले भारत को सौंपी गई थी, लेकिन पाकिस्तान को जब मेज़बानी 2023 में एशिया कप की सौंपी गई उस वक्त 50 ओवर्स का टूर्नामेंट था, तो हाइब्रिड मॉडल पर हुआ था। और अब चूंकि भारत को मेज़बानी सौंपी गई तो पाकिस्तान यकीनन ये कहेगा कि हम भी भारत जाकर नहीं खेलेंगे, हाइब्रिड मॉडल पर कराया जाए। और इस बात का कभी इम्कान है कि एशिया कप जो सितंबर में होने जा रहा है वो मुत्तहिदा अरब अमारात में दुबई में मुनक्किद हो। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं क्रिकेट की, उनके हवाले से हम बात करेंगे। और ये भी आप सोचें कि क्या आकिब जावेद वतन वापसी पर जो उनको 2-3 कैप्स पहना दी गई हैं, वो इंटरम हेड कोच भी हैं, उसके अलावा वो गैर एलानिया चीफ सेलेक्टर भी हैं, तो क्या कोई एक ओहदा वो अपने पास रखेंगे, ये भी कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद मोहम्मद रिजवान खुश नहीं है वनडे टीम के इंतखाब के हवाले से 11 रुकनी टीम के। बहुत सारे मामलात हैं जिन पर बात करेंगे, और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ़, जो क्वालिफाइड कोच भी हैं और उन्होंने MSc भी किया हुआ है, बड़े पढ़े लिखे हैं, जो स्पोर्ट्स में MSc किया है। तो उनसे हम बात करेंगे, और फिर इसके अलावा हम आपकी टेलीफोन कॉल्स भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अगर आप कॉल करके अपनी राय का इजहार करना चाहें तो कराची का कोड 021 डायल करें, 3580-4224 पर कॉल कीजिएगा, 3580-4224 पर कॉल कीजिएगा और हमसे बात कीजिएगा। लेकिन इससे पहले कि हम अब्दुल रऊफ़ से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, एक पैकेज आपको दिखाते हैं। जी, आपने पैकेज देखा और आपको हम ताज़ा तरीन सूरत हाल से तो आगाह कर चुके हैं। ये मैच आज रात यानी कि 4 और 5 अप्रैल की दरमियानी शब 3 बजे रात शुरू होगा, और माउंट मौंगानुई में वहाँ उस वक्त दिन के 11 बजे होंगे जब ये मैच शुरू होगा। लेकिन बारिश की वजह से इस मैच के मुकर्ररा वक्त पर शुरू होने के इम्कानात बहुत कम नज़र आते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है अब्दुल रऊफ़, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ़।
जी वालेकुम सलाम। अब्दुल रऊफ सरूफ, सबसे पहले तो ये बताइए कि अब टीम की कारकर्दगी तो सबके सामने है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जवाल की तरफ गामजन है। आप देखें कि इस साल भी और बल्कि गुज़िश्ता बरस से अगर हम लें कि T20 वर्ल्ड कप में हम अमेरिका से हारे, उससे पहले जो T20 सीरीज़ थी उसमें हम आयरलैंड से हार गए, फिर उसके बाद जब टीम वापस आई तो पाकिस्तान को इंग्लैंड ने पहले टेस्ट मैच में मुल्तान में हराया, लेकिन फिर उसके बाद जो पिच बनाई गई, दूसरा टेस्ट और तीसरा टेस्ट पिंडी का हम जीत गए। और उसके अलावा बांग्लादेश की टीम हमें हरा कर गई 2 टेस्ट मैचेस रावलपिंडी में। फिर वेस्ट इंडीज़ की टीम आई, 1 टेस्ट मैच हम जीते और जो दूसरा टेस्ट मैच था वो हार गए। और फिर जो परफॉर्मेंस रही चैंपियंस ट्रॉफी में वो भी सबके सामने है कि पाकिस्तान 5 दिन में चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया और अब न्यूजीलैंड का दौरा। तो कैसे देखते हैं पाकिस्तानी टीम जो है, क्रिकेट टीम, उसकी कारकर्दगी बजाय बुलंदी की तरफ जाने के पस्ती की तरफ गामजन है? इस बार बेसिकली हमने इस रास्ते को पाकिस्तान को डिजास्टर के रास्ते पे तो लगा दिया। और इसमें मेरा ख्याल है कि जब इतना बड़ा डिजास्टर है आपकी स्पोर्ट्स में, आपकी क्रिकेट में, तो ये कोई पुरानी तर्ज नहीं थी कि जब आपकी स्क्वाश डिक्लाइन का शिकार हो रही थी, आपकी कबड्डी, आपकी ओलंपिक्स एसोसिएशन तबाह बर्बादी का शिकार थी, तो उसमें कोई मीडिया इन्वॉल्व नहीं था, कोई सोशल मीडिया इन्वॉल्व नहीं था, या उसमें कुछ और लोग इन्वॉल्व नहीं थे। मगर इस दफा जो ये हम डिजास्टर हमारी क्रिकेट का हो रहा, तो इसमें ये जितने भी स्टेक होल्डर है स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखने वाले, मेरा नहीं ख्याल कि उनमें से कोई भी अपने आप को कह सकता है कि मैं इसमें शामिल नहीं था। इसमें जितने जो चेयरमैन आते रहे, साबका मौजूदा चेयरमैन, वो उनका कसूर है। हमारे जो सियासतदान पॉलिटिशियन जो उनको ओबलाइज करते रहे, उनका कसूर है। जो हमारे लेजेंड क्रिकेट पे रहे हैं, साबका लेजेंड, उनकी अपनी अपनी रेस थी, अपनी अपने मफादात थे, अपनी अपनी दौड़ थी। वो फिर जो आपका पूरा सिस्टम है आपके सामने डिजास्टर का शिकार हुआ। फिर हमारा जो मीडिया है उससे जिस तरीके से कुछ लोगों को बहुत ज्यादा उसने मना चढ़ा के पेश किया लेजेंड्स को कि इनको ये काम करना चाहिए, इनको डायरेक्टर लगा दें, इनको कोच लगा दें, इनको फलानी जगह पे रख दें, वो भी इसमें पार्ट एंड पार्सल रहे। फिर जो सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था, वो भी अपनी अपनी एक राग लाते रहे। और ये असल में होता क्या है कि जब आपके क्रिकेट की नॉलेज ना हो, जब आपके हर में अफेयर्स पर ऐसे लोग बैठे हों जिनके पास 25 या 30 साल का कोई एक्सपीरियंस ना हो, तो वो फिर इन चीजों पे चले जाते हैं। वो फिर वही जो जिस चीज से जगह से प्रेशर उन पर बिल्ड होना शुरू होता है, तो वो अंधाधुंध बगैर देखे समझे वो उस तरह के फैसले करना शुरू हो जाते हैं कि जो कि मजीद डिजास्टर का बायस बनते हैं। और वही एग्जैक्टली पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हुआ। और इसमें आप देखें कि आप जो अमेरिका में आप इवन के हम कुछ और सोच रहे होते हैं, जो हमारे जो कम क्रिकेट एक्सपर्ट है, हमने क्रिकेट खेली है 25-30 साल, मगर अभी मुझे समझ आ रही है कि जो हम सोच रहे होते हैं उससे डिफरेंट और अपोजिट चीजें हो रही होती हैं। आप फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि ये देखें कि आप जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ इंडिया में, एक मोस्ट क्रूशियल इवेंट था पाकिस्तान के लिए, और पूरी दुनिया की नजरें थी कि अगर पाकिस्तान उसमें पार्टिसिपेट करता है या नहीं करता। मगर हमारे प्लेयर डटाई की तस्वीर बने हुए थे, उनके माइंड में किसने डाला कि हमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पहले साइन करेंगे हम, तो फिर हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएंगे, अगर हमें इतने पैसे नहीं देंगे तो हम वर्ल्ड कप नहीं खेलने देंगे। इतनी इनको किस बंदे ने आजादी दे दी थी कि इन्होंने जो उनके पर्सनल बेनिफिट थे उनको पाकिस्तान के बेनिफिट के ऊपर रख के इन्होंने सोचना शुरू कर दिया। और फिर अफरीन उस क्रिकेट बोर्ड पे और उसकी हेड पे कि उसने फिर एक ऐसे बंदे को उसमें इन्वॉल्व किया जो खुद दूसरी कंपनी में वो पार्टनर था और वो उस कंपनी को चला रहा था, साया कारपोरेशन को। उसको चीफ सेलेक्टर बनाया, उसने डील करवाई कि ठीक है मैं इनसे बात करता हूँ, और फिर आपने पार्टिसिपेट करवाई, प्लेयर्स को पैसा देके उस वर्ल्ड कप में। तो इससे तो अब्दुल रऊफ कथा कलामी होती है, इससे तो यही जाहिर हुआ कि प्लेयर्स पावर जो है वो ज्यादा डोमिनेट कर रही है। इकबाल भाई, प्लेयर पावर की मैं अभी इसका सीक्वेंस में आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा हमारे साथ असल में। अब उन्होंने डबल एजेंट का रोल तय किया और वहां पे पाकिस्तान की टीम भिजवाई, और फिर वापस आके उसी जो जिसने टीम वहां पे भिजवाई थी उसको तय कर दिया गया। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की रिपोर्ट अभी आना बाकी है, और उनको दोबारा एक बड़ा इनाम दे दिया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। उसके बाद अभी भी जो दूसरा एजेंट पकड़ा गया, मुगीज अहमद शेख, जो आईसी है आपकी जो प्लेयर इंटरनेशनल प्लेयर की एजेंसी है, जिसको अभी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने जिसको बैन कर दिया, एंटी करप्शन यूनिट में 4 चार्जेस चल रहे हैं।
आपने 80% प्लेयर्स आपने उसको दिए हुए थे कि, और उसके बाद ऑफिशियल्स भी उसको दिए हुए थे कि आप मनमानी करें, जिसको मर्जी सिलेक्ट करवाएं टीम में, जिस ऑफिशियल को मर्जी साथ रखवाएं। तो हम तो कुछ और सोच रहे होते हैं, यहाँ पे कुछ और। बिल्कुल, आप इस पे मैं मजीद बात करूंगा। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। अब्दुल-रऊफ, आप हाथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे जो प्लेयर्स एजेंट हैं इनका क्या रोल है, ये किस तरीके से डोमिनेट करते हैं, सोशल मीडिया पर प्लेयर्स की कैंपेन चलाते हैं, बहुत सारी चीजें जिन पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच जो है वो खेला जाएगा माउंट मोगानोई के ग्राउंड पर, बे ओवल में। और उसके हवाले से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल-रऊफ, जो तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, क्वालिफाइड कोच हैं। इनसे गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अब्दुल-रऊफ, आप बात कर रहे थे कि जो एजेंट्स हैं खिलाड़ियों के, जो प्रमोट करते हैं खिलाड़ियों को, अब तो आप जब खेलते थे उस वक्त तो एजेंट नहीं थे, लेकिन अब ये हो गया कि अगर आप किसी खिलाड़ी से इंटरव्यू के लिए भी बात करें तो वो कहता है कि पहले मेरे एजेंट से बात करें और पीसीबी से परमिशन लें। लेकिन आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक पॉलिसी बनानी चाहिए एजेंट्स की रजिस्ट्रेशन के हवाले से, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें इकबाल भाई काफी ज्यादा इश्यूज अब आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान क्रिकेट सबसे ज्यादा डिजास्टर का शिकार हो रही है। इन एजेंट्स के हाथों में ब्लैकमेल हो रही है, प्लेयर्स पावर बन रही है, ग्रुपिंग बन रही है, न सिर्फ पाकिस्तान टीम के अंदर, ऑफिसर्स के अंदर। और फिर जो अब एक डिबेट चल रही है बार बार पूरे पाकिस्तान के हर हल्के में, ऊपर आपकी नेशनल असेंबली से लेकर नीचे एक मोहल्ले तक यही डिबेट चल रही है कि बगैर परफॉर्मेंस के बाद लोग कैसे पाकिस्तान टीम में बार बार आ जाते हैं। फिर उसके बाद जो आपके ऑफिसर्स हैं वो क्वालिफाइड नहीं होते, उनकी मैट्रिक एजुकेशन नहीं होती, उनको कौन पाकिस्तान टीम के साथ बार बार लगवा देता है। फिर 6-6 दफा के 5-5 दफा की फेलियर के बावजूद वो दोबारा पाकिस्तान टीम के हेड ऑफिस तक कैसे पहुंच जाते हैं, फिर उनकी दोबारा अपॉइंटमेंट कैसी हो जाती है, तो ये क्वेश्चन मार्क है। तो इसमें आपको ये सारी चीजें सामने रख के फैसले करने पड़ेंगे। अगर आपको पाकिस्तान की क्रिकेट का मुस्तकबिल अजीज है, अगर आपको पाकिस्तान की इज्जत का अजीज है, तो आपको ये चीजें सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि इनको सॉर्ट आउट किए बगैर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, जो मर्जी आप कर लें। क्योंकि अगर आप 80% प्लेयर एक एजेंट को दे देंगे तो फिर आप उसकी मोनोपोली बना देंगे। बिल्कुल, वो तो फिर प्लेयर पावर बन जाएगी, वो तो अपनी मर्जी के प्लेयर सिलेक्ट करेंगे, वो अपनी फिर उसके बाद सोने पे सुहागा ये है कि ऑफिशियल की जो पाकिस्तान टीम के साथ है वो भी उसी को आपने दिए हुए, उसी को साइन करवाए हुए हैं। तो इससे बड़ी नेग्लिजेंस मेरा ख्याल है कि क्या हो सकती है। इससे पहले साया कॉर्पोरेशन आपके सामने है, जो ब्लंडर हुए हैं, जो वर्ल्ड कप है, एशिया कप है, उससे पहले अमेरिका वाले टूर्नामेंट में T20 वर्ल्ड कप है, वो आपके सामने, और उसके बाद एक दूसरे एजेंट को आपने 80% प्लेयर दे दिए, सोने पे सुहागा। तो फिर आप बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। लेकिन अब्दुल-रऊफ, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या कसूर है कि प्लेयर्स दे दिए, प्लेयर्स ने तो अप्रोच किया, उसने आईसीए ने प्लेयर्स तक, और प्लेयर्स ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। तो इसमें आप समझते नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक क्लॉज रखे आइंदा प्लेयर्स के हवाले से कि अगर आप किसी भी एजेंट को साइन कर रहे हैं तो पहले हमसे आप कंसल्ट करेंगे फिर साइन करें? क्या ख्याल है आपका? देखिए, बात चीजें इकबाल भाई ऐसी है कि मैं बहुत कुछ जानता था लेकिन बात नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं है, और वो सबूत अभी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे और आने शुरू हो जाएंगे। अब इसी दिन आपका ये जो प्लेयर्स का एजेंट है, इसको एंटी करप्शन कोड ऑफ कंडक्ट में कैसे पकड़ लिया और कैसे बैन कर दिया इसको, अभी इसकी इंक्वायरी चल रही है। तो पाकिस्तान क्रिकेट नहीं, उन्होंने तो कहा है अब्दुल-रऊफ, उन्होंने तो कहा है कि इस एजेंट ने एक खिलाड़ी को खिलाने के लिए कोच को जो अप्रोच किया था। वो अगर ईसीबी में अगर एक कोच को अप्रोच कर सकता है, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड जो कि एक बहुत ही स्टैब्लिश क्रिकेट बोर्ड है, स्ट्रॉन्ग इदारा है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर भी बड़ा स्ट्रांगली सख्ती से एग्जिस्ट करता है, तो आप सोचे ना पाकिस्तान में वो क्या गुल खिलाते होंगे, पाकिस्तान में क्या सिस्टम चलता होगा कि अगर आप एक ही एजेंट के सारे ऑफिसर्स भी पाकिस्तान टीम में उसी के साइन कर दें और उसके बाद 80% 70% प्लेयर्स भी उसी के साथ हैं, तो यहाँ पर ये लोग क्या गुल खिलाते होंगे। तो इसमें एक सख्त, ये देखिए, हम पाकिस्तान की इज्जत के लिए बात करते हैं कि पाकिस्तान को सख्ती से ये चीजों को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें वो पुराना हमारा दौर नहीं है कि जब क्रिकेट में पैसा नहीं होता था या कोई एजेंट वगैरह नहीं होते थे या आपने अपनी मर्जी से ही चलना होता था। अभी काफी सेंसिटिव चीजें आ गई हैं, अभी आपने प्लेयर्स को अच्छे तरीके से उनकी छानबीन करनी होती है, अभी आपको जो आपका एंटी करप्शन यूनिट है उसको अच्छे तरीके से आपको फाल करना पड़ेगा, फिर आपकी रिक्रूटमेंट जो एजेंसीज हैं उनको फाल करना पड़ेगा, फिर आपके जो हेल्म ऑफ अफेयर पर लोग बैठे हुए हैं, जो आपका थिंक टैंक है, उनको भी चीजों को मद्देनजर रख के आगे अपने प्लेयर्स को गाइड करना पड़ेगा, एक ज़ाब्ता इखलाक उनके लिए बनाना पड़ेगा। पाकिस्तान टीम का एक कोड ऑफ कंडक्ट
लागू करना यही पड़ेगा मैं कि आपको भाई- कह रहा था कि ज़ाब्ते अखलाक जो है कोड ऑफ कंडक्ट बनाना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि एजेंट्स को तो कमीशन मिलता है ना अब्दुर्रऊफ, कि किसी के साथ भी वो मुआहदा कराते हैं खिलाड़ियों का, किसी भी स्पॉन्सर के साथ, तो उनको कमीशन मिलता है। फिर खिलाड़ियों का अगर वो इंटरव्यू कराते हैं, उस इंटरव्यू के जो पैसे मिलते हैं उनमें से उनको हिस्सा मिलता है। तो इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आप नहीं समझते, जो मैं पहले भी कह रहा था कि एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना पड़ेगा, ज़ाब्ते अखलाक, और उसके तहत जो है पाकिस्तान के क्रिकेटर जो हैं वो साइन करें किसी एजेंट के साथ। पहले बोर्ड स्क्रूटनाइज करे कि आया ये एजेंट, इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, और फिर उसके बाद साइन करें। बिल्कुल 100%। इसी बात पे जब देखें ना कि आपने अब लीगों में भी चूज करना शुरू कर दिया ना कि पाकिस्तान के प्लेयर इतनी लीगें खेलेंगे। इससे पहले जो दुनिया की टॉप क्लास क्रिकेट बोर्ड थे, उन्होंने अपने प्लेयर के लिए एक एग्जांपल शो किया था, एक कोड ऑफ कंडक्ट तरतीब दिया था कि हमारे प्लेयर साल में इतनी लीग खेल सकते हैं। तो इसके बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी उसी पे आना पड़ा। अब जो प्लेयर्स के एजेंट हैं उन पे भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये सोचना पड़ेगा, एक कंडक्ट बनाना पड़ेगा कि आपने किस एजेंट को साइन करना, उसके वेयर अबाउट क्या है, उसको क्या क्या उसकी आपके पूरी स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा उसको। और फिर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा। आप कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक बंदे के हवाले नहीं कर सकते, चाहे वो कितना भी क्रेडिबल एजेंट हो। तो इससे ग्रुपिंग फैलेगी, इससे आपका जो क्रिकेट के प्रॉब्लम्स है वो मजीद कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाएंगे, वो हल कभी भी नहीं होंगे। तो इसलिए आपको फिर डिफरेंट एजेंट्स आपको रखने पड़ेंगे ताकि आपके जो प्लेयर्स हैं वो डिफरेंट लोगों को साइन करें। एक आपकी सारी जो चाबी है वो एक ही बंदे के हाथ में ना चली जाए कि वो अपने हाथ से ही वो जिसको चाहे वो अपने हाथ से कंट्रोल करना शुरू कर दे। तो ये मेरा मकसद है कि इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है अब्दुर्रऊफ, आप हमारे साथ रहिएगा, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। कहीं जाए, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज।